हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जुबान से यह शेर हम सब ने पिछले साल अगस्त में तब सुना था जब कोल घोटाले को लेकर उन पर तमाम आरोप लग रहे थे। उनकी चुप्पी को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। अक्सर मौन रहने वाले पीएम मनमोहन सिंह ने संवाददाताओं के सवालों के जवाब में यह शेर अर्ज किया था। बाकी नेताओं और मंत्रियों से बहुत कम बोलने वाले, विपक्ष के तीखे वार झेलकर भी चुप रहने वाले, संगीन आरोपों को मौन रहकर झेल जाने वाले मनमोहन सिंह आज दिल्ली में मीडिया के सवालों का सामना करने के लिए सामने आए। मनमोहन सिंह ने सवा घंटे तक हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन जैसे ही मोदी का सवाल आया, प्रधानमंत्री ने अब तक का सबसे बड़ा और सबसे तीखा हमला बोल दिया। मनमोहन सिंह ने दो टूक कहा कि मोदी अगर देश के प्राइम मिनिस्टर बने तो देश का विनाश हो जाएगा। कमजोर प्राइम मिनिस्टर होने के आरोप झेलने वाले मनमोहन सिंह ने आज यह भी कहा कि स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर होने का अगर मतलब यह है कि आप अहमदाबाद की सड़कों पर कत्लेआम मचाते रहें, तो मैं वैसा नहीं हूं। यानी हमला सीधा मोदी पर था, तो मोदी का कवच बनकर खड़ी बीजेपी चुप कैसे रहती। लिहाजा बीजेपी जवाब देने के लिए पूरे लाव लश्कर के साथ मैदान में उतरी, बयान की निंदा की, सरकार की कमियां गिनाई, देश की बर्बादी का ठीकरा मनमोहन सिंह पर फोड़ा। लेकिन सवाल यह है कि मोदी को नरसंहार का जिम्मेदार बताकर मनमोहन सिंह ने क्या 2014 की चुनावी जंग में पार्टी की लाइन तय कर दी। सवाल यह भी है कि क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो देश का विनाश हो जाएगा। अपने मेहमानों से बात करेंगे, इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा नरेंद्र मोदी के लिए और कैसे बौखलाई बीजेपी। मिस्टर नरेंद्र मोदी, आई सिंसियरली बिलीव दैट इट वुड बी डिजास्टर्स फॉर द कंट्री to have Narendra Modi as the Prime Minister. 10 साल की सत्ता में तीसरी बार मीडिया के सामूहिक सवालों का जवाब देने के लिए सामने आए अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज ये साबित कर दिया कि सियासी हमले करने में भी वो किसी से कम नहीं है। देश और दुनिया के सैकड़ों पत्रकारों के सामने पीएम ने पहले सत्ता से संन्यास का ऐलान किया, फिर अपनी सरकार की कमियां गिनाई, उसके बाद बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर ऐसी मिसाइल चला दी कि बीजेपी सख्ते में आ गई। आमतौर पर कम बोलने के लिए विख्यात मनमोहन सिंह ने सीधे सीधे कह दिया कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बने तो देश तबाह हो जाएगा। मिस्टर नरेंद्र मोदी, आई सिंसियरली बिलीव दैट इट वुड बी डिजास्टर्स फॉर द कंट्री टू हैव नरेंद्र मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर। गुजरात दंगों का दाग धोने और देश के सामने संवेदनशील चेहरा पेश कर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की कोशिशों में जुटे मोदी के सपनों का गुब्बारा फोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। मोदी ने तो मनमोहन सिंह पर सैकड़ों बार हमले किए, कमजोर प्रधानमंत्री तक कहा, लेकिन अक्सर अपनी खामोशी से सवालों की आबरू रखने वाले प्रधानमंत्री ने यह बता दिया कि ताकतवर होने का मतलब अगर बेगुनाहों का नरसंहार है तो उन्हें ऐसी ताकत नहीं चाहिए। If by strong Prime Minister you mean that you preside over the mass massacre of innocent citizens in streets of Ahmedabad, that is the measure of strength. I do not believe that sort of strength the country needs, least of all in its Prime Minister. नरेंद्र मोदी का सपना कांग्रेस मुक्त भारत का साकार होगा, आपको लगता है? I sincerely believe that what Mr. Narendra Modi is saying is not going to materialize. इधर सवा घंटे के सवाल जवाब के बाद प्रधानमंत्री रवाना हुए, उधर पूरी बीजेपी उनके हमलों का जवाब देने के लिए मैदान में आ गई। भ्रष्टाचार से महंगाई तक और कमजोर प्रधानमंत्री बताने से लेकर अर्थव्यवस्था के बेड़ा गर्क तक बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के बचाव में तर्कश के सारे तीर दनादन चला दिए। इस शब्दावली का प्रयोग करना, ऐसी शब्दावली प्रधानमंत्री पद की गरिमा के विरुद्ध है। किसी भी सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि आम जनता को राहत देने के लिए वह महंगाई पर पूरी तरह से काबू पाए, भ्रष्टाचार पर वह नियंत्रण पाए और देश के नौजवानों को रोजगार मिल सके, इसलिए रोजगार के नए अवसर सृजित करे। ये तीनों जो प्रमुख मोर्चे थे उन पर यह पूरी तरह से कांग्रेस लेडी यूपीए गवर्नमेंट नाकामयाब रही। बीजेपी की पूरी फौज भले ही मोदी का कवच बनकर खड़ी हो, लेकिन कुर्सी से चला चली की बेला में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राजनीति के मैदान में जो सवाल छोड़ गए, यकीनन वो बड़ा है। सवाल ये कि क्या मोदी प्रधानमंत्री बने तो देश तबाह हो जाएगा। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। जी हां, सवाल ये
कि नरेंद्र मोदी अगर देश के प्राइम मिनिस्टर बने तो देश तबाह हो जाएगा, देश का विनाश हो जाएगा, देश विनाशकारी रास्ते पर जाएगा, क्योंकि ये सवाल खड़े किए हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। आमतौर पर चुप रहने वाले मनमोहन सिंह, आमतौर पर तमाम आरोपों को झेलने वाले मनमोहन सिंह, इसलिए बहुत सारे लोग उन्हें मौन मोहन सिंह कहते हैं। तमाम तरह के आरोप उनकी चुप्पी को लेकर उन पर लगते हैं, विपक्ष उन्हें घेरता है। लेकिन आज मनमोहन सिंह ने चुप्पी तोड़ी तो एक तरह से तोप के गोले दागे और उन्होंने जो बात कही बीजेपी तिलमिला गई। क्या कुछ कहा मनमोहन सिंह ने और क्या मतलब है मनमोहन सिंह के कहने का, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रेम शुक्ला, शिवसेना नेता मुंबई से, अखिलेश प्रताप सिंह लखनऊ से, कांग्रेस नेता सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी नेता और रामकृपाल यादव आरजेडी नेता पटना से। सबसे पहला सवाल अखिलेश प्रताप सिंह, मनमोहन सिंह आमतौर पर बहुत कम बोलते हैं, 10 साल में 3 बार मीडिया के सामने आए, 3 साल पहले एक बार 2010 में और अब उसके पहले यूपीए 1 में, और जब आए तो इतनी बड़ी बात उन्होंने कही कि नरेंद्र मोदी का प्राइम मिनिस्टर बनना देश के लिए डिजास्टरस होगा, विनाशकारी होगा, और ऐसे देश के लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर विनाशकारी होंगे। अगर ये नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं मनमोहन सिंह, तो मैं जरा आपसे समझना चाहूंगा, पूरा देश सुनना चाहेगा और बीजेपी के नेता भी, कि क्या कहना चाहते हैं मनमोहन सिंह और कैसे विनाशकारी होगा। जो शख्स 3 बार गुजरात की जनता ने जिसे जनादेश दिया है, तीसरी बार मुख्यमंत्री चुना है, उसे आप कैसे कह सकते हैं कि विनाशकारी होंगे नरेंद्र मोदी? पहले मैं कुछ आपको दुरुस्त कर दूं कि माननीय मनमोहन सिंह जी ठीक है दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बार किए हैं, लेकिन मीडिया से मुखातिब सैकड़ों बार हुए हैं और कुल मिला के 1365 बार वो इंटरेक्ट किए हैं, भाषण दिए हैं, ये ऑन रिकॉर्ड आ चुका है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं जी, मीडिया से प्लेन में या विदेश दौरे पे या बात की जी जी, मैं इस तरह के वाइड प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर चाह रहे हैं। ये पहले प्रधानमंत्री नहीं है जो मोदी जी के प्रति ऐसे उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। इसके पहले भी एक प्रधानमंत्री थे जो इन्हीं के दल के थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसी तरह के उद्गार उन्होंने तब व्यक्त किए थे जब वो प्रधानमंत्री थे। और यहाँ तक भी कहा था गोवा में दूसरी बार जब सरकार हारने के बाद सम्मेलन हुआ था बीजेपी का, कि यदि इनको पहले हटा दिया गया था तो आज एनडीए की सरकार रही होती। वाजपेयी ने राजधर्म की नसीहत दी थी अखिलेश जी, विनाशकारी होगा। मैं आपसे सीधा पूछ, अखिलेश जी वाजपेयी ने क्या कहा वो हमें पता है, देश को पता है, राजधर्म निभाने की बात की थी गुजरात दंगों के बाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वही बताने जा रहा था। जी जी, देखिए मोदी जी क्या है, उनकी सोच क्या है, उनके विचार क्या है, उनके दिल में क्या है, उनका दर्द कैसा है, उनकी संवेदना कैसी है, किसके प्रति कितनी है, लेस मात्र भी ऐसा कुछ बचा नहीं है सार्वजनिक जीवन में बहुत दिनों से हुए हैं कि उस पर कुछ चर्चा की जाए या जानने का प्रयास किया जाए। उनका मन वचन कर्म सब खुली किताब। नहीं, विनाश कैसे होगा जरा मैं समझना चाहता हूं अखिलेश जी, बाकी लोगों के पास जाऊं, बीजेपी नेता के पास, इससे समझना चाहता हूं, जरा इसको व्याख्या करिए कि विनाश कैसे हो जाएगा देश का अगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो जनता चुनेगी, विनाश कैसे होगा जरा समझाइए। देखिए हार्डकोर जो भी है जिस फील्ड में है और वो भी सार्वजनिक जीवन में यदि है, किसी वर्ग विशेष समुदाय संप्रदाय से ज्वेलस रखता हो, उसके प्रति दिल में नफरत रखता हो और उस कृत्य से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हो और उसके यहाँ लिबर्टी ना हो, लिबरलाइजेशन ना हो, वो हार्डकोर हो, चाहे विदिन तो गुजरात तो विनाश के रास्ते पर गया नहीं, वो लोग गुजरात विनाश के रास्ते पर नहीं गया, जनता ने 3 बार चुना अखिलेश जी। जनता देखिए कैसे वहां पे गुजरात के लोग रह रहे हैं, कैसे गुजरात कितना आगे पहले था अब कितना है, हम उस पर बात नहीं करना चाहते। बहुत से लोग बहुत जगह चुने जाते हैं और बड़े बड़े पदों पर रहते हैं, लेकिन क्या उन्होंने जो गुनाह किया वो गुनाह खत्म हो जाते हैं? ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। मैं चाहूंगा जवाब दें सुधांशु त्रिवेदी जी। हालांकि आप बता नहीं पा रहे हैं देश विनाश के रास्ते पर कैसे जाएगा और विनाशकारी कदम कैसे होगा उनका प्रधानमंत्री बनना। सोच के रास्ते से जाता है। अच्छा। सोच के रास्ते से जाता है। जो व्यक्ति, जो समाज, जो दर्शन, जो आइडिया किसी को सबको साथ लेके न चले, एक दूसरे में वैमनस्यता रखने के वही अपने आप को गौरवान्वित समझे, वो कैसे सबको जोड़ कर रख सकता है? चलिए ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। प्रदेश नहीं है, मैं जवाब लेता हूं। देश में
बहुत बड़ा देश है, अब बहुत भाषा विचार आजादी धर्म का देश है, वो सबको ले चलने की क्षमता होनी चाहिए उसमें। चलिए सबके जवाब लिए देते हैं। उसके दिल में सुधांशु जगह और त्रिवेदी दर्द जी, होनी चाहिए। सुधांशु वो त्रिवेदी अगर जी। किसी में नहीं है तो कैसे होगा? लेकिन अखिलेश जी, आपको पता है मौत का सौदागर कहा था सोनिया गांधी ने 2007 में चुनाव के पहले, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मोदी फिर जीते और उसके बाद फिर जीते, और अब उनको आप कह रहे हैं विनाश के रास्ते पर होगा जाएगा देश अगर मोदी प्राइम मिनिस्टर होंगे। आप मैंने जवाब बताया ना, दीजिए अटल सुधांशु बिहारी त्रिवेदी। वाजपेयी जी ने भी कहा था कुछ। वाजपेयी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कुछ कहा था। राजधर्म की बात की थी, वाजपेयी जी ने कहा राजधर्म का मतलब विनाश के रास्ते पर ले जाना नहीं होता। लेकिन जवाब सुधांशु त्रिवेदी ने बेहतर है। विदेश सुधांशु जाऊंगा, त्रिवेदी, क्या मुंह दिखाऊंगा, बहुत सी चीजें कही थी उन्होंने। जी सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए। देखिए, जो बातें प्रधानमंत्री महोदय ने कही और जिसका कि पूरी तरीके से प्रभाव के रूप में रखने का प्रयास अखिलेश सिंह जी कर रहे हैं, वो भविष्यकाल की बात कर रहे हैं, ये उनका अनुमान है, ये उनका दृष्टिकोण है। चलिए कोई बात नहीं, मैं कहता हूं अपना दृष्टिकोण रखने के लिए स्वतंत्र है, पर पिछले 9.5 साल में यूपीए के शासन काल में देश कहां पहुंचा है, और पिछले 12 साल में या पिछले 17 साल का भारतीय जनता पार्टी का गुजरात का शासनकाल और 12 साल का श्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में कहां पहुंचा है, आंकड़े खुद गवाह हैं। अरे प्रधानमंत्री अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं महंगाई नहीं रोक पाया, बेरोजगारी नहीं रोक पाया, भ्रष्टाचार नहीं रोक पाया, आंतरिक सुरक्षा से वायु सुरक्षा तक महंगाई से मरता हुआ आदमी कहां विनाश, ये तो सामने दिख रहा है। अब रही बात इसकी कि गुजरात में जो उन्होंने, आपने जैसे कहा कि अगर वो विनाश के रास्ते पे ले जाते तो गुजरात में क्या होता। जुलाई 2013 में प्लानिंग कमीशन अपनी रिपोर्ट में, जुलाई 2013, अभी 4 महीने पहले की बात कर रहा हूं, तारीफ करता है गुजरात सरकार की और प्लांट एक्सपेंडिचर को 1000 करोड़ बढ़ा के देता है कि सब सबसे एफिशिएंट काम कर रही है। 2008 में राजीव गांधी फाउंडेशन तारीफ करती है, 2011 में यूएस कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस तारीफ करती है। और मैं अखिलेश सिंह जी से पूछना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी जी का एक ड्रीम कार्यक्रम था 20 सूत्रीय कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए राज्य कितना अच्छा काम कर रहे हैं इसके लिए रैंकिंग करवाती थी सरकार, हमेशा गुजरात फर्स्ट आता था। 2010 के बाद रैंकिंग ही बंद करवा दी इस डर के मारे कि गुजरात और भाजपा शासित राज्य ही हमेशा उसमें नंबर 1 आते थे। अखिलेश जी, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, 10-10, 12-12 साल में कहां पहुंचे, ये देखिए भाजपा के लोग जो हैं, कहां विकास हुआ है, कहां विनाश हुआ। मिथ्या भ्रम और र्यूमर फैलाने में आगे होते हैं। मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं, सबसे दूसरे तीसरे नंबर के एडवांस स्टेज पे गुजरात मिला था मोदी जी को। आज किसी भी फील्ड में, चाहे वो जीडीपी हो, चाहे पर कैपिटा इनकम हो, चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे मेल न्यूट्रिशन का हो, चाहे बच्चों के शिक्षा का हो, चाहे उत्पादन का हो, जिस फील्ड का भी हो, कहीं गुजरात तीसरे चौथे पांचवें के 8वें तक ही है, कहीं एक नंबर पे नहीं है। नहीं, लेकिन मुद्दा मेरे ख्याल से अखिलेश जी है नहीं, बाद में मुद्दा एक तरह के ध्रुवीकरण का हुआ है अखिलेश जी, और इसलिए ये बोलना बंद अखिलेश कर दिया है जी, मोदी जी। गुजरात को ही हर चीज का लिटमस टेस्ट क्यों मानते थे? कांग्रेस रूल जो 12 स्टेट है वहां की भी बात करें, वहां क्या बदहाली है और क्या स्थिति है, गांधी फाउंडेशन को उस पैमाने पर गुजरात को क्यों कसना चाहते हैं अखिलेश जी? महाराष्ट्र देख लें, दिल्ली देख लें, दिल्ली में सीएनजी सस्ती है, बिजली सस्ती है, बस का किराया सस्ता, और महाराष्ट्र में घोटाले देख लें, आदर्श सोसाइटी के घोटाले देख लें, जिसको राहुल गांधी ने भी कहा मैं असंतुष्ट हूं, जिसमें 3 पूर्व मुख्यमंत्री फंसे। अब घोटालों की भी बात करें, लेकिन फिर विषय भटकेगा अखिलेश जी। इसलिए मैं कह रहा हूं उस पैमाने पर अगर विकास, जी विकास के पैमाने की बात नहीं है, ध्रुवीकरण की बात है। भाई अंजुम जी, अंजुम जी हमें बोलने तो दें जी। अंजुम जी, ये गुजरात वो प्रदेश है कि जो सरकारी बिजली घरों को बंद करा करके प्राइवेट से महंगी बिजली खरीद रहा है। क्यों? खरबों रुपए के संपदा दे दी गई है, एक रुपए में खरबों रुपए के। अखिलेश जी चलिए इस पर हम गुजरात के विकास मॉडल पर कभी और बात करेंगे अखिलेश जी। अखिलेश जी यही है, अखिलेश जी, अभी इन्होंने यूपीए की बात की, अभी यूपीए की बात की हमारे त्रिवेदी जी ने। जब यूपीए सरकार आई थी केंद्र में, तब भारत दुनिया का 10वां इकोनॉमी स्टेट था। आज भारत तीसरा है, लार्जेस्ट है। हम दुनिया के दूसरे तीसरे चौथे स्थान पर चाहे इकोनॉमी। अखिलेश जी माफ करें, बीच में रोका। अखिलेश जी आप अच्छी बातें कर रहे हैं, मैं बताना शुरू करूंगा तो घोटालों की बहुत लंबी लिस्ट होगी। अखिलेश जी
अखिलेश जी, आप सिर्फ अच्छी बात कर रहे हैं। अगर हम गिनाना शुरू करें घोटालों की, महंगाई की, जनता कैसे करा रही है और उसके बाद 4 राज्यों में क्या जनता ने फैसला दिया है, तो मुझे लगता है मुश्किल होगी। लेकिन वापस आते हैं प्रधानमंत्री, वापस आते हैं प्रधानमंत्री आगे बढ़ाते किसी को बचाया नहीं है, किसी अपराधी को मंत्री परिषद में नहीं रखा है। चलिए वापस आते हैं सदा प्रधानमंत्री के बयान पर आते हैं। मंत्री परिषद से लेकर बड़े बड़े पदों तक हैं। प्रधानमंत्री किसी अपराधी को नहीं बचाया है, किसी को मदद नहीं की है। प्रधानमंत्री के बयान पर आते हैं। अपराधियों को मंत्री परिषद में रखा जाता है, अखिलेश जी, कानून की बात की जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है। ये अपने गिरबान में झांक के देखें बीजेपी के लोग। चलिए इसका जवाब सुधांशु जी से लेंगे, लेकिन एक बार पहले आरजेडी नेता हमारे पास हैं रामकृपाल जी। हालांकि ये आपको सूट करेगा जिस ढंग से मनमोहन सिंह ने कहा है कि मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो देश के लिए विनाशकारी होगा। पहले आप इसको कैसे देखते हैं? विनाशकारी मानते हैं? हम इसको ध्रुवीकरण के तौर पर देखना चाहते हैं। गुजरात के विकास मॉडल का इस बयान से कोई रिश्ता नहीं है। रामकृपाल सिंह, देखिए, ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने देर से सही बात देश और दुनिया के सामने रखने का काम किया। अभी बहस चल रही थी, मैं भी गौर से सुन रहा था, क्या ये बात सही नहीं है कि नरेंद्र मोदी अगर इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश बिल्कुल टूट जाएगा? जो हालात है, जो उनकी राजनीति है, जो उनकी पार्टी की राजनीति है, ये फासिस्ट लोग हैं। और गुजरात से जो आज कलंकित हुआ है पूरा देश, उसको कोई भूल नहीं सकता है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की मानसिकता वाला व्यक्तित्व अगर देश का प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठ जाएगा तो देश तो टूटेगा ही, देश का विनाश तो तय है, कौन रोक सकता है? इसलिए मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री ने उपयुक्त शब्द का इस्तेमाल किया है नरेंद्र मोदी जी के लिए और देश को सोचने पर बाध्य करने का काम किया है। आज जो कलंकित हुआ है हमारा देश, उससे हम अपने चेहरे में जो काले लगे हैं हमारे ऊपर, उसको मिटा सके। चलिए सुधांशु जी जवाब दें, उससे पहले प्रेम शुक्ला। शहादत हुई थी या फिर गुजरात में दंगा हुआ था, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। जो सेकुलर ताकत है उनके लिए चिंता का विषय है, जो देश बचाने वाले लोग हैं उनके लिए चिंता का विषय है। शुक्ला, देश टूटेगा कि देश बचेगा? देश विनाशकारी व्यक्ति नरेंद्र मोदी के हाथ में चल जाएगा तो देश बचने वाला। चलिए वहीं आ गए, ये एक ध्रुवीकरण, एक तरह से ध्रुवीकरण है। मोदी के खिलाफ एक ध्रुवीकरण की कोशिश है। सांप्रदायिक ताकतें, धर्मनिरपेक्ष ताकतें, और कांग्रेस की तरफ से भी मनमोहन सिंह ने अगर ये बयान दिया, ये बयान बहुत सिग्निफिकेंट है। कहीं न कहीं मोदी का डर दिखाने की कोशिश है। प्रेम शुक्ला जी, पहले आपकी टिप्पणी, उसके बाद जाऊंगा सुधांशु जी के पास, क्योंकि मोदी का रक्षा कवच तो बीजेपी ने पहन रखा है मोदी को बचाने के लिए। सुधांशु त्रिवेदी के पास जाऊंगा। प्रेम शुक्ला, पहले आपकी टिप्पणी। जी, मुझे लगता है कि मौनी पीएम का बहुत बौनी बयान है ये। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अराजनीतिक व्यक्तित्व थे और 2009 में कांग्रेस उनको इसलिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके, जो इनका दावा है कि पहली बार घोषित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, चुनाव लड़ी थी, तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा था कि वो एक अराजनीतिक व्यक्तित्व थे, अर्थशास्त्री थे और भारत को आर्थिक बदहाली से उबारने की एक उम्मीद उनके भीतर जनता देख रही थी। और पिछली बार के जो चुनाव परिणाम है, 206 सीटों में से 140 सीटें अर्बन सेंटर्स पे आई हैं, मध्यम वर्गीय लोगों ने चुनकर भेजा इनको। लेकिन इस बार वो चूंकि डिलीवर नहीं कर पाए। आज का भी जो पत्रकार सम्मेलन है उसमें अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि गिनाते हैं अमेरिका के साथ परमाणु समझौता, जो उनके पिछले कार्यकाल का है। हालांकि वो भी उस उपलब्धि को उन्होंने किस तरह से संसद की में नोट के बदले मुद्दा ये है कि मोदी को विनाशकारी, मोदी के प्रधानमंत्री बनने से विनाशकारी इसलिए होगा क्योंकि आप सब लोग मिलकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेंगे। उसी पे आ रहा हूं मैं। प्रेम शुक्ला, इशारा यह है कि शिवसेना, बीजेपी, आप लोग मिलकर एक ध्रुवीकरण करेंगे देश में, और वो ध्रुवीकरण देश के लिए विनाशकारी होगा, प्रधानमंत्री ये कहना चाह रहे हैं। इस पर जवाब दीजिए। नहीं, इस देश में ध्रुवीकरण करने का जो सबसे बड़ा पाप, प्रधानमंत्री पद पर बैठकर जिस दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कह दिया कि इस देश के अल्पसंख्यकों को यहाँ के संसाधनों में पहला हिस्सा है, इतना बड़ा अलोकतांत्रिक और तानाशाही बयान आप विश्व के इतिहास में किसी वेस्टमिंस्टर पॉलिसी के लोकतंत्र में मुझे एक पन्ना निकाल कर दिखाइए। तो ध्रुवीकरण की गंदी राजनीति के अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपने विफलता को छिपाने के लिए वो नरेंद्र मोदी के नाम का जो बुर्का ओढ़ रहे हैं, उसके अलावा उनके पास कौन सा विकल्प था? वो क्या बताते कि भ्रष्टाचार नहीं रोक पाया, मैं बदहाली नहीं रोक पाया, मैं भारत जो महाशक्ति बनने जा रहा था
2004 में दुनिया पूरी कह रही थी कि 2020 तक भारत महाशक्ति बन जाएगा। हम 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो अर्थवेत्ता हैं, उदारीकरण के सबसे बड़े शिल्पकार हैं, वो 15 वर्षों 5 साल वित्त मंत्री और 10 वर्ष प्रधानमंत्री के बाद वो अर्थव्यवस्था पर बात करने की स्थिति में नहीं बचे। इससे अधिक बर्बाद ये गुलिस्तान कैसे होता? प्रेम शुक्ला, चलिए। आप तो बर्बाद करके इस देश को आप दूसरे को सौंपने जा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी आपके पास आऊंगा, एक मिनट। प्रेम शुक्ला, अखिलेश जी इसका संक्षिप्त जवाब दीजिए कि प्रधानमंत्री को वहां जवाब यह देना चाहिए करप्शन का मामला, महंगाई का मामला, हालांकि संक्षिप्त तौर पर उन्होंने माना, हार की वजह बताई, जनता ने हाशिए पर जिस ढंग से भेज दिया, सरकार को यहां कबूलना चाहिए कि सरकार कैसे विफल रही। जनता की नब्ज समझने में महंगाई आसमान पर है, अभी भी एलपीजी की कीमतें बढ़, अभी भी जो मती मारी गई जिसको कहते हैं, आप उससे उभरे नहीं है। और उसके बाद आप मनमोहन सिंह ने जैसे नाम ले लिया, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मोदी का डर दिखाकर, एक विनाशकारी स्थिति का भय दिखाकर एक ध्रुवीकरण की कोशिश जैसे बीजेपी कर रही है, वैसे मनमोहन सिंह भी कर रहे हैं, जिसका अभी आरजेडी को यह अच्छा लग रहा है। चूंकि लालू वहां मुआयना करके मुजफ्फरनगर से आए हैं, जेल के बाद पहली परिक्रमा जो लालू यादव ने की है वो मुजफ्फरनगर की है। अखिलेश जी, कोई डर और भय दिखा के राजनीति करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी न कर रही है, ना हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा है। महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने जो 3 कारण थे जिसपे और अच्छे काम हो सकते थे, नहीं हुए, और उसके रीजन्स भी बताए उन्होंने ईमानदारी से, उसको बताया, पूरा समझाया भी। लोकल क्या रीजन थे, इंटरनेशनल क्या रीजन थे, चाहे वो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, जितना आशातीत सफलता नहीं मिली, 10 साल को प्रधानमंत्री राज करता है, उसके बाद हम समझने के लिए तैयार नहीं है। तो ये अखिलेश जी, नहीं 10 साल सरकार चलाने के बाद वही बता रहा हूं, का हक नहीं है। आप नॉन परफॉर्मिंग सरकार की तरह पिछले 3 साल में तमाम इल्जाम, आरोप, भ्रष्टाचार के कैसे कह रहे हैं? मेरी बात तो पूरी होने दें। कौन कह रहा है कि नॉन परफॉर्मिंग सरकार है? नहीं, कौन कह रहा है ये नॉन परफॉर्मिंग सरकार है? किस आंकड़े से कोई कह रहा नॉन परफॉर्मिंग सरकार है ये? तो इस सरकार ने इतने बिल दिए, इतने अच्छे काम किए, इतनी योजनाएं दी, देश के लिए किया, इस देश की इकोनॉमी को बढ़ाया, इस देश की साख को बढ़ाया, इस देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया, इस देश को हर फ्रंट पे आगे बढ़ाया। कैसे कह सकते हैं नॉन परफॉर्मिंग सरकार रही है? परफॉर्मर हैं आप। हमारी इंटरनल इकोनॉमी बढ़ाया, बाइंग कैपेसिटी को बढ़ाया, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया, हमारे हेल्थ सर्विसेज को बढ़ाया, हमारे एजुकेशन को बढ़ाया, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया। कैसे कह सकते हैं? नहीं, कैसे? मैं गिना रहा हूं ना, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, हमारा हेल्थ सेक्टर बहुत जबरदस्त बढ़ा, हमारा एजुकेशन सेक्टर बहुत जबरदस्त बढ़ा, हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जबरदस्त बढ़ा है, और करप्शन और महंगाई जबरदस्त बढ़ा, घुसखोरी के रिकॉर्ड बने, मंत्री जेल में यात्रा के लिए गए, महंगाई आसमान पर है, उसकी बात आप नहीं करेंगे। बढ़ी है। नहीं, सरकार का इकरार खत्म हो गया, जनता का भरोसा सरकार से, गवर्नेंस से खत्म हो गया, उसकी बात नहीं करेंगे। चलिए सुधांशु त्रिवेदी जी आपके पास आते हैं। एक बात और कही नरेंद्र मोदी को लेकर, उन्होंने ये भी कहा, जब मनमोहन सिंह से पूछा गया कि आप पर आरोप लगता है कि आप कमजोर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर होने का यह मतलब है कि जो जनसंहार हो सड़क पर निर्दोष लोगों का स्ट्रीट में, उसका आप नेतृत्व करें, उसको प्रिजाइड करें, तो मैं वैसा नहीं हूं। कंट्री ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहता है, ये भी कहा है। अंजुम जी, एक मिनट जवाब लेते हैं सुधांशु त्रिवेदी से। मजबूत मनमोहन सिंह जी का ये कहना, मोदी के लिए जिस रूप में बीजेपी मोदी को मजबूत बताती है, जवाब लेने दीजिए, 1.5 मिनट कम से कम जवाब लेने दीजिए। कमजोरी नहीं माना जाता है। 1 मिनट जवाब लेने दीजिए। जनता और शराफत को कमजोरी मान लिया इस देश में। एक बार जवाब लेने दीजिए ना, जनता तय करेगी सर, जनता तो 3 महीने में तय करेगी, चिंता मत करिए, जवाब लेने दीजिए सुधांशु त्रिवेदी। नहीं, सक्षम व्यक्ति, प्रधानमंत्री कभी भी असक्षम नहीं होता है। बिल्कुल, जवाब लेने दीजिए ना, हो गया, अपनी बात कर दी आपने। जन और सराफत है उसमें, मुझे बोलने तो अखिलेश जी आपने अपनी बात कर दी, बहुत मजबूत प्राइम मिनिस्टर है, जवाब लेने दीजिए सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, पहली बात जो प्रधानमंत्री महोदय जी ने कही, यह वैधानिक दृष्टि से बिल्कुल गलत बात है। जब एक नहीं 2-2, 3-3 बार एसआईटी के द्वारा सब प्रकार के षड्यंत्रों का प्रयास करने के बाद भी नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिली, फिर एमिकस क्यूरी के द्वारा भी क्लीन चिट मिली, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री का यह शब्द बोलना देश की न्यायिक व्यवस्था के प्रति अविश्वास व्यक्त करना है और देश की संवैधानिक व्यवस्था के प्रति अविश्वास व्यक्त करना है। दूसरी बात, अब जो उन्होंने कहा कि वो देश को सांप्रदायिक आधार पर जो उन्होंने इशारा किया, तो मैं कहना चाहूंगा, जैसे अभी भाई प्रेम शुक्ला जी ने प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य की याद दिलाई कि मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज, उसको तो छोड़ दीजिए। अभी
मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भारत के इतिहास में पहली बार दंगों में मारे गए लोगों की सूची संप्रदाय के आधार पर जारी की। इस देश के गृह मंत्री ने पिछले वर्ष जनवरी में हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया, जिसके के लिए हाफिज सईद ने पाकिस्तान से बैठकर उनको शाबाशी दी। तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? राम कृपाल जी बैठे हुए हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि लालू यादव जी जब कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे तो उन्होंने सिमी को कहा था कि एक सांस्कृतिक संगठन है जो कि सुप्रीम कोर्ट के बाद अब इस समय आतंकवादी संगठन के रूप में प्रतिबंधित है। और अब मैं लेटेस्ट बात पे आता हूं। यासीन भटकल का अभी परसों ये इंटरव्यू था इंट्रोगेशन के दौरान इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें यह कहा गया कि वो एक पाकिस्तान से न्यूक्लियर बम स्मगल करके लाना चाहते थे जो सूरत या किसी भारत के हिस्से में फोड़ना चाहते थे। उस यासीन भटकल की गिरफ्तारी में बिहार की सरकार आनाकानी कर रही थी और ये कांग्रेस और आरजेडी वाले उसके ऊपर कुछ नहीं बोले। ये आज क्या कहते हैं कि जिस ढंग की स्मगल करने वाली आतंकवादियों के विरुद्ध कोई कानून नहीं होना चाहिए, वो तो चोरी, डकैती, स्मगलिंग और जीरहकटी वाले आईपीसी की धाराओं के लिए पर्याप्त है। हाँ, मगर छेड़छाड़ से शुरू होकर मारपीट से चलने वाली शुरू होने वाली कम्युनल वायलेंस के लिए सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, आपने कुछ तल्ख बातें कही है। सुधांशु त्रिवेदी जी, अखिलेश जी जवाब के लिए आपके पास आऊंगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जब 70 दिनों तक जेल में रहने के बाद जेल से बाहर आए थे, रांची जेल से, उन्होंने नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया था। उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी की सेना राक्षसी सेना है, नरेंद्र मोदी कालनेमी है और कालनेमी का मुकाबला करने के लिए सेकुलर ताकतों को, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एक होना चाहिए। उसके बाद लालू यादव कांग्रेस की नजदीकियां बढ़ने की खबरें आई। आज मनमोहन सिंह ने कहा नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री हुए तो देश के लिए विनाशकारी होंगे। हमारे साथ हैं आरजेडी नेता रामकृपाल यादव और कांग्रेस के नेता तो हैं ही। रामकृपाल जी, लालू यादव की टिप्पणी थी कि नरेंद्र मोदी कालनेमी है और राक्षसी सेना है नरेंद्र मोदी की सेना। आपकी दोस्ती भी, नजदीकियां भी कांग्रेस के साथ बढ़ रही है। आज मनमोहन सिंह ने विनाशकारी बता दिया है नरेंद्र मोदी को। तो क्या माना जाए कि नरेंद्र मोदी को विनाशकारी मानते हुए आप और कांग्रेस एक साथ होकर इस सेना का, जिसको नरेंद्र मोदी की सेना को, बीजेपी को जिसको राक्षसी सेना कहा था लालू ने, उसके मुकाबले की तैयारी कर ली आपने? देखिए अंजुम जी, एक आध मिनट का टाइम हमें भी दे दीजिए। मैं चुपचाप बैठा हुआ सुन रहा था। जी जी, अगर आपके पास मौका है। नहीं जरूर, आप मेहमान हैं हमारे। बात दरअसल ये है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने अभी जिस तरह से कमेंट किया और मुस्लिमों के संदर्भ में जो जानकारी दी अपने माध्यम से, हम उनसे जानना चाहते हैं, मुस्लिम को आतंकवादी के नाम पर आप टेरराइज कर रहे हैं, पूरे तौर पर तंग तबाह करने का काम कर रहे हैं। और जितने मुस्लिम लोगों को विभिन्न घटनाओं के अंतर्गत आप गिरफ्तार करते हैं तो आप उनके खिलाफ कोई केस भी चार्ज नहीं कर पाते हैं, प्रूव भी नहीं कर पाते हैं और 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद छोड़ देने का काम करते हैं। ये बात है, सच्चाई है, जिसको हर मुसलमान को आप एक दृष्टिकोण से क्यों देखना चाहते हैं? नहीं, आप मुसलमान को आप सिर्फ वोट बैंक क्यों समझते हैं? चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अभी भी जब रामकृपाल जी मुसलमान कर रहे हैं ना, तो आपकी नजर वोट बैंक पर है। आप मुसलमान को क्यों, आप देश के मुसलमानों को सिर्फ वोट? अरे आप सुनिए तो, अरे हिंदू आतंकवाद को क्यों छोड़ रहे हैं? आपके लोगों ने जिस तरह से इन्वॉल्व होकर के आतंकवाद को फैलाने का काम किया है, बम विस्फोट करने का काम किया है, उसको क्यों छोड़ रहे हैं? नहीं, आप लोग भी तो वही काम कर रहे हैं ना। आप भी सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण के लिए उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह अपना मुसलमान वोट बैंक के लिए क्या करते हैं और उसके बाद मुजफ्फरनगर में कैसे हालात हुए, लालू यादव वहां से आते हैं, सीधे मुजफ्फरनगर जाते हैं, वहां से फोन लगाकर अखिलेश यादव को बात करने की कोशिश करते हैं कैमरे के सामने। तो आप लोग भी तो वही राजनीति कर रहे हैं। एक तरह की राजनीति आप कर रहे हैं, मुस्लिम यादव समीकरण या किसी और तरह का समीकरण। आप भी बार बार जब मुसलमानों का नाम लेते हैं तो एक तरह से ध्रुवीकरण का संकेत देते हैं। रामकृपाल जी, और हर मुसलमान पर शक के दृष्टिकोण से रखना यह नजरिया ठीक नहीं है। आप देश को शांत नहीं कर सकते हैं। अरे ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और खासतौर पर नरेंद्र मोदी से हम पूछना चाहते हैं, इनके मन में यह बात क्यों बैठी रहती है कि हिंदुस्तान का सब अकलियत, हर मुसलमान आतंकवादी है, देशतोड़क है? ये दृष्टिकोण हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? आपने 4000 मुसलमानों को कत्लेआम करने का काम किया, 4000 हिंदू और मुसलमान मरे हैं। इसकी जिम्मेदारी आप नहीं ले सकते हैं। आप उस जिम्मेदारी से भाग जाएंगे। आप उस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आप जिस तरह से खुलेआम छूट दे रखने का काम किया, जहां खुलेआम कत्लेआम हुआ,
क्या उसकी जिम्मेवारी आपके ऊपर नहीं थी? देश कलंकित हुआ उस समय अटल बिहारी वाजपेयी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आपके खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त किया, दुनिया जानती है। मगर हाँ, मैं समझता हूं कि इससे आप कब बाहर आएंगे। लेकिन मुझे लगता है इससे सबको बाहर आने का वक्त है। प्रेम शुक्ला आपके पास आऊंगा। सुधांशु त्रिवेदी, सबसे पहले आपसे भी एक बात कहूंगा, आरजेडी के नेता हैं आप सब लोग ना मुसलमानों को वोट बैंक समझना बंद कर दीजिए। जिस दिन आप ये करना शुरू कर देंगे उस दिन ये हिंदू मुसलमान की खाई जो चौड़ी हो गई है वो कम होगी। आप सब लोग अब चुनाव के सामने चैनल पर इतनी बार मुसलमान करेंगे जैसे लगेगा मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा बिहार में लालू यादव है, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह है और कुछ और नेता। माफ करें, बीच में रोक रहे। सुधांशु त्रिवेदी, एक बात तो सही करे रामकृपाल, आप माफ कीजिएगा, क्या इतने तबके के लोगों को आप बाहर रख करके मुख्यधारा से अलग हटा करके देश को चला सकते हैं? नहीं, सबको मुख्यधारा में लाइए, उनके नाम पर राजनीति मत करिए, उनको अपना वोट बैंक मत समझिए। सुधांशु त्रिवेदी, एक बात तो रामकृपाल यादव ने सही कही है। एक मिनट, आप ही की बात पूछ रहा हूं। की जा रही है बल्कि उनके हक है। अब ये रामकृपाल जी, आप ही की बात पूछ रहा हूं। एक मिनट, रामकृपाल जी, गरीबी, उनके फटेहाली, उनके शिक्षा, उनकी बात नहीं करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों की जब सरकार थी बिहार में 15 साल, आपने बिहार में मुसलमानों का तो कायाकल्प कर दिया, सारे मुस्लिम हाजी हो गए। मैं बिहार का हूं, मैं जानता हूं बिहार में मुसलमानों के लिए क्या किया और लालू यादव की सरकार में किसके लिए क्या हुआ मुझे पता है। साधु यादव, सुभाष यादव कहां पहुंचे, बाकी लोग कहां पहुंचे और बिहार के मुसलमान कहां पहुंचे? माफ करिए, विषय भटकेगा, इस पर कभी और बात करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी, यहां बिहार की सरकार ने जो 15 साल में की है वो शायद हिंदुस्तान के किसी राज्य ने नहीं करने का। बिल्कुल, चलिए उस पर किसी और दिन बहस करेंगे, चुनाव होने वाला। सुधांशु त्रिवेदी के लोग हों, दलित और पिछड़ा शोषित लोग हों, वही रिकॉर्ड बताने का काम कर रहा है। बिल्कुल, एक मिनट, बिहार कहां चला गया ये भी आप देख रहे हैं। बिल्कुल सुधांशु त्रिवेदी जी, एक बात तो जो रामकृपाल जी ने कही, लोगों के हाथ में बिहार की सत्ता है, बिहार के लोग कहां आज खड़े हैं ये भी जानने की कोशिश करिए। चलिए कोशिश करेंगे। बिहार के हैं तो माफ कीजिएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं सर, बिहार की जनता ने उसी जनता ने खारिज करके 40 में से 4 सीटें दी, उसी जनता ने खारिज करके आपको 25 सीटें असेंबली में दी। तो जनता का जनादेश सिर माथे पर रखिए और तैयारी करिए कि अगले लोकसभा चुनाव में आपको जनता कबूल करे, स्वीकार करे रामकृपाल जी। लेकिन आने वाले वक्त में है बिहार की जनता राष्ट्रीय जनता दल को कहां पहुंचाएगी ये भी पता है आपको। चलिए एक मिनट सुधांशु जी, एक मिनट, रामकृपाल जी, चुनाव का नतीजा पता है। रामकृपाल जी, एक मिनट विषय पर आने दीजिए। जो बातें कही है नरेंद्र मोदी के लिए, बिल्कुल नेमी है, उसकी सेना राक्षसी है और बिल्कुल परफेक्ट है, उसके लिए उपयुक्त है। और इस नरेंद्र मोदी के हाथ में जाने से देश का विनाश होगा, देश में अलगाव। चलिए, आपने अपनी बात कह दी, अब जवाब लेते हैं और देश टूटेगा। अब जवाब लेते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राक्षसी सेना है नरेंद्र मोदी की, आप भी राक्षसी होंगे क्योंकि बीजेपी में है, तो आप भी सेना है, सैनिक हैं, तो आप सब लोग राक्षस हैं और राक्षसी सेना का नेतृत्व कालनेमी के तौर पर मोदी कर रहे हैं, ये इनका इल्जाम है। साथ में एक बात कि अगर नरेंद्र मोदी को इतने साल हो गए, जो इनका कहना है कि इतने नरसंहार हुआ, जो जिसका इशारा मनमोहन सिंह ने कहा, उसके लिए कोई माफी मांग लें और इसका जवाब आप दें संक्षिप्त तौर पर। देखिए, पहली बात तो देखिए मेरी बात सिद्ध हो गई कि संप्रदाय का नाम ये लोग लेते हैं। इन्होंने सीधे मुस्लिम शब्द प्रयोग करके अपनी बात की शुरुआत की। दूसरी बात, मैं रामकृपाल जी से एक पूछना चाहता हूं कि मुस्लिम समुदाय के हितों की झंडा बरदारी करने वाली आरजेडी पार्टी ने 1989 के भागलपुर के भयानक दंगों के बाद 15 साल तक अपनी सरकार में कोई कार्रवाई नहीं की। जब कार्रवाई हुई तो बीजेपी और हमारी जब जेडीयू की सरकार आई उसके बाद हुई। ये जवाब कार्रवाई नहीं हुई, आपको सही जानकारी नहीं है। आप दूसरी बात के देखिए ना, आपको दूसरी बात नहीं है, दिग्भ्रमित मत कीजिए, देश की जनता को दिग्भ्रमित मत कीजिए। कितने लोगों को सजा हुई, कितने लोगों को सजा हुई, कार्रवाई हुई, कई लोगों की सजा हुई। दूसरी बात, ये रिकॉर्ड का चीज है, आप देख सकते हैं कि जानकारी नहीं है तो आप गलत बयानी मत कीजिए, देश की जनता के सामने गलत बयानी। चलिए एक मिनट, रामकृपाल जी, चाहता हूं, रामकृपाल जी मत कीजिए देश की जनता को। रामकृपाल जी, दूसरी बात, जी अपनी बात पूरी करें, फिर आप कृपया जब मैं बोल रहा हूं तो हस्तक्षेप ना करें। जब आपका टर्न आए, आप बोल रहे थे, मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। अब आप आइए, जो आपने हिंदू आतंकवाद की बात कही, आप गलत बात, तो आप बताइए। अभी आपने अखबारों में पढ़ा है कि नहीं साध्वी प्रज्ञा सिंह के बारे में? जी सुधांशु, अरे भाई, अभी आपने ये कहा तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि साध्वी प्रज्ञा सिंह के बारे में अब यह बात प्रकाश में आ रही है, अखबारों में आ रही है कि उनके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं प्रूव कर पा रहे हैं, तो इसलिए सरकार उनको छोड़ने जा रही है।
तो किसी के ऊपर आरोप लगे, प्रूव नहीं हो पाए, उसको धर्म के साथ आप क्यों जोड़ते हैं? और आपने जिस चीज को धर्म से जोड़ने की कोशिश की है, मैं ये बताना चाहता हूं, समझौता उनके साथ मालेगांव ब्लास्ट, इन सारी चीजों में भारत सरकार की जांच पहले एक दिशा में गई, उसके बाद वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित होकर दूसरी दिशा में आ गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की वेबसाइट पे देखिए, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे देखिए, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में आज भी उन लोगों के हिसाब से या पाकिस्तानियों का किया हुआ था। चलिए, आपने कहा स्वामी असीमानंद का किया हुआ था। समझौता एक्सप्रेस केस में आज तक स्वामी असीमानंद को ना विटनेस बनाया जा सका है, ना अक्यूज बनाया जा सका। लेकिन ये कहकर सुधांशु त्रिवेदी, ये कहकर आप बच नहीं सकते, ये कहकर बच नहीं सकते कि एक तरह से पिछले 23-24 साल से 90 के बाद से खास तौर से जो बीजेपी की राजनीति है वो एक तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति है। आप मुसलमानों के खिलाफ कई बार विश्वमन बीजेपी बीएचपी के नेता पहले करते रहे, अब पिछले 10-12 साल में थोड़ा मिजाज बदला, 15 साल में खासतौर से वाजपेयी के बाद। लेकिन सुधांशु जी, उस पर आऊंगा, हमारे साथ आप पार्टी के नेता, आपके पास आऊंगा सुधांशु त्रिवेदी, आप पार्टी के नेता कपिल मिश्रा, नहीं आपके पास आ रहा हूं सुधांशु जी, आपके पास आ रहा हूं, करना चाहता हूं, आपके पास आ रहा हूं तुरंत। कपिल मिश्रा अभी जुड़े आम आदमी पार्टी के नेता कपिल मिश्रा, नरेंद्र मोदी को विनाशकारी कहा है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। आप विनाशकारी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बने तो देश के लिए विनाशकारी होंगे? हम तो ये मानते हैं सर, आम आदमी पार्टी में और हिंदुस्तान के सभी आम आदमी ये मानते हैं कि ये नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल, ये व्यक्तियों को इतना बड़ा मत बनाइए सर कि देश बहुत छोटा हो जाए। हिंदुस्तान के मुद्दों पर बात कीजिए। अरे प्रधानमंत्री तो व्यक्ति बनता है ना। एक मिनट, अरविंद केजरीवाल व्यक्ति है क्या है? एक मिनट, नहीं, देखिए फिलॉसफी कई बार तथ्यों को पर बात करिए, फिलॉसफी हर समय नहीं चलती। कपिल मिश्रा, मोदी जी या राहुल गांधी, कपिल मिश्रा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने, 30% वोटर जिन्होंने वोट दिया वो जाकर शपथ नहीं ले रहा है। तो व्यक्ति होता है, व्यक्ति के पीछे जनता होती है, लेकिन सामने एक व्यक्ति होता है प्रतीक के तौर पर, इसलिए व्यक्तियों पर बात करनी होगी। इसमें बात करना कोई हम गुनाह नहीं करें। कपिल बंद करें जी। हाँ, तो आप मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए, इतनी देर से आप लोग विवाद कर रहे हैं, मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। आज इस देश में किसान आत्महत्या कर रहा है, आज इस देश में दिल्ली जैसे शहर में बिजली और पानी के नहीं, देखिए इस पर हम बहुत बात कर चुके। नहीं, कपिल मिश्रा आप मुद्दे को भटकाइए नहीं। बिजली पानी सुनिए, ऐसा है कपिल मिश्रा, 17 मुद्दे कल असेंबली में अरविंद केजरीवाल पढ़कर सुना चुके हैं, हम 1700 पर बात कर चुके हैं। मैं एक चीज पूछता हूँ कपिल मिश्रा, कपिल अपना पक्ष नहीं बताएंगे अभी जी, अपना पक्ष पूछ रहा हूँ कि कपिल मिश्रा, नरेंद्र मोदी की राजनीति देश के लिए विनाशकारी है या नहीं, जो मनमोहन सिंह ने कहा, आप इसके पक्ष में हैं या इसको गलत मानते? साफ बताइए। हम ये मानते हैं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों की राजनीति देश के लिए विनाशकारी है। तो एक विनाशकारी राजनीति करने वाली पार्टी के साथ सरकार में तो आप आए हैं। हम बिल्कुल किसी के साथ सरकार में नहीं आए, कल भी चुनौती दे रहे थे और आज भी चुनौती दे रहे हैं। हिम्मत है तो आरटीआई के अंडर में आकर दिखाओ, हिम्मत है तो जन लोकपाल पास करके दिखाओ, हिम्मत है तो अपने बॉडीगार्डों को अपने घर में बैठाओ, बंगलों को छोड़ो, हिम्मत है तो सड़क में उतर के आम आदमी की बात सुनकर दिखाओ। नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिक मानते हैं या नहीं आप? हम तो सर ये दोनों ही पार्टियां सांप्रदायिक हैं, ये दोनों ही पार्टियां भ्रष्टाचारी हैं। मैं जवाब देना चाहता हूँ। जी, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए। दंगे होते हैं, भाजपा के राज में भी दंगे होते हैं, कांग्रेस के राज में भी भ्रष्टाचार होता है। अखिलेश जी, सुधांशु त्रिवेदी, उसके बाद अखिलेश जी और शिवसेना नेता के पास जाऊंगा। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आरजेडी के नेता और कांग्रेस के नेता आजमगढ़ में जाके आतंकवाद के आरोपियों के घर पे जाकर तो सहानुभूति के आंसू बहाने का वक्त मिलता है, मगर इन दोनों पार्टियों से मैं पूछना चाहता हूं, इनका एक भी नेता उन जवानों के घर पे गया था जिनके सीमा पे सर काट दिए गए थे? यह सांप्रदायिक राजनीति है। और अब आम आदमी पार्टी आ गई, ये आप कह रहे हैं कि भाई पूछिए, अरे भाई ये तो तथाकथित सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए ही कांग्रेस से हाथ मिलाए हैं। अरे ये तो जनमत संग्रह की बात करते हैं कश्मीर में कि भारत से अलग होता है तो अलग हो जाए। साथ में खड़े साथ में लेके प्रचार कर रहे हैं। इनके यहाँ एक मिनट मुझे अपना वाक्य पूरा करने दीजिए। इनके यहाँ पुलिस रिफॉर्म कमेटी में, आम आदमी पार्टी की पुलिस रिफॉर्म कमेटी में विनायक सेन है, जो कि हाई कोर्ट के द्वारा सजा याफ्ता होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जवाब देना चाहूंगा। अरे आतंकवाद मैं जवाब देना चाहूंगा। विनायक सेन बरी हो गया। चलिए, क्या जरूरत है? ये उसी रंग में रंगे हुए हैं जिसमें बाकी सब है।
सुनिए, मेरे को जवाब देने दीजिए। आम आदमी पार्टी के बारे में बोला गया है, मैं जवाब देना चाहूंगा सर। जवाब दीजिए, उसके बाद अखिलेश जी के पास जाऊंगा। जवाब दीजिए। अरे ठीक है, बोल का चेहरा। एक सेकंड त्रिवेदी जी, मैं बोल रहा हूं। त्रिवेदी जी, बस आ रहा हूं अखिलेश जी आपके पास। आतंकवादियों को हवाई जहाज में बैठाकर अफगानिस्तान आम आदमी पार्टी छोड़कर नहीं आई थी। लाल किले पे हमला आम आदमी पार्टी की सरकार में नहीं हुआ। संसद के अंदर आतंकवादी आम आदमी पार्टी की सरकार के राज में नहीं गए। बांग्लादेश ने सैनिकों को काटकर जब भेजा तो आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी। राष्ट्रवाद के नाम पर हिंदुस्तान को धोखा देने वाली भाजपा, राम के नाम पर हिंदुस्तान को धोखा देने वाली भाजपा, कब तक हिंदुस्तान को नहीं बनाओगे? अच्छा चलिए, आप दोनों के अंजुम जी अखिलेश जी कर रहे हैं, इसलिए कपिल मिश्रा और सुधांशु त्रिवेदी की बात करो। ये धर्म की राजनीति बंद होनी चाहिए। एक मिनट, कपिल मिश्रा और सुधांशु त्रिवेदी जो भाजपा के राज में भ्रष्टाचार, आज येदुरप्पा के राष्ट्रवादी है। येदुरप्पा आपकी पार्टी में लाया गया, वो राष्ट्रवादी है कि भ्रष्टाचारी है? ये बताएं भाजपा। एक मिनट, कपिल मिश्रा एनकाउंटर पे उनके साथ रहते हैं, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सुन आ रहे हैं। धर्म की राजनीति आपने नहीं की, सुधांशु त्रिवेदी और कपिल मिश्रा, एक मिनट आप दोनों शांत हो जाए, बहुत अच्छा लग रहा है। खुद जो है तौकीर रजा के साथ खड़े होंगे वो मानते हैं, और सुधांशु त्रिवेदी, कपिल मिश्रा साथ खड़े होते हैं और हमें ज्ञान दे रहे हैं कि धर्म की राजनीति न करिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी एक मिनट शांत हो जाए। कपिल मिश्रा की राजनीति पर है। आपके पास आ रहा हूं अखिलेश जी, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, आपने बहुत पुण्य का काम किया। येदुरप्पा जो पुराने आपके पार्टनर थे, जो भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों में घिरे हुए थे, जिनसे आपने मुक्ति पाई थी, उन्हें आपने गले लगाकर गलबहियां करके अपने घर में ले आए हैं। बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए तो आपको बधाई पूरे देश की तरफ से। और भ्रष्टाचार विरोधी जो आंदोलन आप चला रहे हैं और भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना चाह रहे हैं, आपने उस दिशा में एक कदम बढ़ाया, येदुरप्पा को अपने तंबू में लाया। चलिए, इसके लिए बधाई, देश शुक्रगुजार है। जनता आपसे सवाल पूछेगी। अखिलेश प्रताप सिंह, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री के पद से वो हटे थे, पार्टी से नहीं निकाला था, पार्टी से स्वयं गए थे, अपने आप वापस आ गए। जी आ गए, बहुत अच्छा। उनका इस्तेकबाल करिए, आप उनका इस्तेकबाल करिए। चलिए, अखिलेश प्रताप सिंह। अखिलेश प्रताप सिंह, जो व्यक्ति आईएएस रहा हो, जो व्यक्ति आईएएस हो, कृपया उसे आम आदमी कह के आम आदमी के साथ क्रूर मजाक न करें। पहली बात यह जान लें कि वो आम आदमी हो ही नहीं सकता। अगर आम आदमी तब कहलाते किसी आम आदमी को अगर सीएम बना दिए होते। दूसरी बात, आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है, किसी पे इस पे बहस की आवश्यकता है क्या? क्यों माथापच्ची हम लोग कर रहे हैं? वही बीजेपी, वही आरएसएस की आइडियोलॉजी सबको पता है, इसलिए उसमें कहीं गुंजाइश नहीं है बहस करने की। तीसरी बात, हिटलर और मुसोलिनी भी जनता से ही चुन के आए थे, वो भी पहली बार पब्लिक से चुने गए थे, बाद में वो अपना रूप दिखाए थे। चौथी बात, इन्होंने अभी जिक्र किया हमारे भाजपा के साथी ने मुजफ्फरनगर का। हमें ये बता दें कि मथुरा की बीजेपी की रैली में उन 2 विधायकों को किस लिए सम्मानित किया गया था? हम इंसान तो नहीं बचाया, क्या बकरी भी बचाई थी उन्होंने? किसी के भी जीव, कोई भी जीव की हिफाजत की हो, जान माल की हिफाजत की हो, क्या किया था? क्यों सम्मानित किया गया था? ये देश जानना चाहता है। हालांकि सबको पता है कि क्यों सम्मानित किया गया था, लेकिन क्यों सम्मानित किया गया? चलिए, वक्त की कमी, सुधांशु त्रिवेदी संक्षिप्त जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला के पास जाना होगा, बहुत देर से प्रेम शुक्ला बोल रहे हैं। संक्षिप्त जवाब, हालांकि हम जवाब जानते हैं आप क्या देंगे, लेकिन संक्षिप्त जवाब। असीम भटकल का जिक्र इन्होंने किया। सुधांशु त्रिवेदी उन चैंपियंस का क्यों, सारे उन चैंपियंस के बारे में सवाल पूछे हैं जिनका जो संदिग्ध, जिनकी भूमिका मुजफ्फरनगर दंगों में थी, इस पर हम बहुत चर्चा कर चुके, लेकिन फिर भी जवाब। सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस, एक मिनट अखिलेश जी जवाब देने दीजिए, वक्त की कमी है। छोड़ते हैं अखिलेश जी, वक्त की कमी है, जवाब देने दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी, जब मौका मिलेगा ये आतंकवादियों को उनके घर पहुंचा के आएंगे। एक मिनट अखिलेश जी, सुधांशु त्रिवेदी को जवाब दीजिए। आगरा की रैली में, देखिए आगरा की रैली में सभी विधायकों को आना था और उनके आने पर उनको सिर्फ फूलमाला इसलिए चढ़ाई गई क्योंकि वो राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार होकर आए थे। और आप देख लीजिए, आरोपियों में सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के लोग हैं, सिर्फ एक ही लोगों को गिरफ्तार किया गया, सिर्फ भाजपा और उससे जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और दूसरी बात, आरजेडी के लोग जो अभी भ्रष्टाचार के आरोप से बाहर आए, श्री लालू यादव जी, और ऐसे भव्य स्वागत कर रहे हैं जैसे कि कोई स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़के आए हो, वो लोग आज हमको इस बात की शिक्षा दे रहे हैं कि एक राजनीतिक षड्यंत्र किसी विधायक को यदि माला पहना दी गई, उनको निकाला था, फिर वापस ले लिया स्वागत के साथ।
आप अपने गिरवान में येदियुरप्पा जी को निकाला नहीं था, येदियुरप्पा जी स्वयं छोड़ के गए थे और वह स्वयं आए हैं बिना शर्त। चलिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमाम में सब नंगे हैं। प्रेम शुक्ला, चलिए आप दोनों को रोक रहा हूं, एक मिनट, वक्त की कमी है। प्रेम शुक्ला, एक मिनट, आप दोनों को रोक रहा हूं। सरकार ने लालू प्रसाद यादव जी को आरोपित करने का काम किया था। चलिए वक्त की कमी है। प्रेम शुक्ला, माफ करें, आपके पास कम आप। प्रेम शुक्ला, अपनी बात पूरी करिए। प्रेम शुक्ला, लाल कृष्ण आडवाणी ने उनको फंसाने का काम किया। एक मिनट, प्रेम शुक्ला, पर कोई आरोप जो है, प्रेम शुक्ला, एक मिनट, रामकृपाल सिंह, एक मिनट, इस पर किसी और दिन आपसे अलग से बात करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, नहीं, मूलतः ये बात कर रहे थे कि अखिलेश जी और हमारे रामकृपाल जी कि किस तरह से मुस्लिमों के बारे में भारतीय जनता पार्टी गलत बातें करती है, आरोप था। टाडा एक्ट जो है कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नहीं आया और सिखों को और मुसलमानों के खिलाफ सबसे अधिक टाडा के तहत कार्रवाइयां कांग्रेस के कार्यकाल में हुई है। मेरी रिपोर्ट नहीं है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मैं आपको प्रेषित कर सकता हूं। तो जिन लोगों ने मुसलमानों को आतंकवादी घोषित किया, सिखों को आतंकवादी घोषित किया, वही आज हिंदुओं को आतंकवादी घोषित कर किस तरह से आतंकवाद के नाम पर घटिया राजनीति कर रहे हैं, आप भय कब तक दिखाएंगे? और जो अर्थवेत्ता प्रधानमंत्री है वो भी अंततः भय की राजनीति करेगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है क्या? चलिए प्रेम शुक्ला, इसी सवाल के साथ आर्थिक सुबत्ता को सुधारने के संदर्भ में कोई बात करता। प्रेम शुक्ला, इसी सवाल के साथ इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। प्रेम शुक्ला, माफ करें, आपको रोक रहा हूं, वक्त की कमी है, इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए।